चीन पर चौतरफा वार, सिर पर बैठे भारत के जिगरी दोस्त ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, भले ही चीन भारत के खिलाफ अपनी आक्रामकता को कम करने का नाम नहीं ले रहा हो और भारत से भिड़ने की सैकड़ों वजह तलाश रहा हो, लेकिन अब ड्रैगन पर चौतरफा वार करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। एक तरफ से अब चीन को भारत ठोकेगा, तो दूसरी तरफ से भारत के शक्तिशाली दोस्त ने भी चीन की नाक में दम करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जापान और चीन के भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और जापान के भी एक द्वीप पर चीन अपना दावा करता है। ऐसे में अपने सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को दोगुना करने का प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले देशों में जापान भी शामिल है और वो यूक्रेन संकट को लेकर पूरी तरीके से पश्चिमी देशों के साथ खड़ा है और टोक्यो के लिए यूक्रेन युद्ध के रणनीतिक परिणाम काफी महत्वपूर्ण है। अपने उत्तरी पड़ोसी देश रूस के साथ औपचारिक शांति समझौता करने के लिए जापान के लंबे समय से चल रहे प्रयास समाप्त हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी लोगों ने भी इस संकट को युद्ध के बाद के आदेश के मानदंडों के लिए एक चुनौती के रूप में परिभाषित किया है, जिस पर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा किया है। जब रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने एक स्टैंड लेने की जल्दी की। किशिदा कैबिनेट ने घोषणा की है कि G7 राष्ट्रों के साथ ये रूस पर प्रतिबंध लगाएगा और इससे यूक्रेनी सरकार के लिए वित्तीय सहायता जुटाना शुरू किया। जापान का ये फैसला एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व पीएम शिंजो आबे पुतिन के साथ युद्ध के बाद की शांति संधि पर बातचीत करने में असमर्थ थे और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए जापान के सारे प्रयास विफल रहे। रूस को लक्षित करने वाले जापान के राजनयिक प्रयासों ने कुरिल द्वीप समूह पर क्षेत्रीय विवाद पर एक समझौता की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार किया, लेकिन उद्देश्य व्यापक था। शिंजो आबे रूस को चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी से दूर करने की कोशिश करना चाहते थे। जापान और चीन के पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह पर भिड़ने के बाद रूस के साथ कूटनीतिक तेज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जापानी क्षेत्रीय जल में और उनके आसपास चीनी तटरक्षक बल और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों में काफी तेजी आ चुकी है। आबे को उम्मीद थी कि पुतिन के साथ बातचीत में वो चीन के साथ रूसी सहयोग का विकल्प पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन युद्ध ने रूस को चीन का छोटा भाई बना दिया है, लिहाजा अब जापान को अपनी सीमा की रक्षा करनी है। जापान कुरिल द्वीप समूह के लिए शांति समझौता करना चाहता था, लेकिन साल 2018 तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर कुरिल द्वीप पर किसी डिप्लोमेटिक बातचीत पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद से रूस द्वीप श्रृंखला पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने लगा। वहीं रूस में जापानी प्रत्यक्ष विदेश निवेश 2012 में 757 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो लगातार गिरते हुए 2020 में 429 मिलियन डॉलर तक आ गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि पुतिन का शांति संधि समझौता तक पहुंचने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि टोक्यो को अभी भी रूस से किसी तरह का प्रत्यक्ष खतरा नहीं है और जापान रूस को लेकर चिंतित भी नहीं है, लेकिन रूस चीन सैन्य गठजोड़ ने जापान को परेशान करना शुरू कर दिया है और जापान को अब इस बात का आभास होने लगा है कि अगर रूस और चीन के साथ आने के बाद उसके लिए शांति के साथ आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो गया है। साल 2008 से लेकर अब तक जापान के एयर डिफेंस क्षेत्र में कम से कम 200 बार रूसी विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे जापानी एयरफोर्स ने खदेड़ दिया है। लेकिन अब जापान के लिए टेंशन इस बात को लेकर है कि अब चीनी जहाजों ने जापान के हवाई क्षेत्रों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जापान के हवाई क्षेत्र के बेहद पास चीन और रूस की सेना ने एक साथ सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया और रूसी जहाजों ने 2016 में विवादित सेनकाकू द्वीपों के आसपास के पानी को पार कर लिया और साल 2019 में रूसी विमान एक संयुक्त चीनी रूसी अभ्यास के वक्त ताकि सीमा द्वीप समूह के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये वो क्षेत्र है जो दक्षिण कोरिया और जापान के बीच विवादित है। दो अमेरिकी सहयोगियों के बीच तनाव को बढ़ाने का ये जानबूझकर किया गया एक प्रयास था। इसके साथ ही रूस और चीन ने जापान सागर के ऊपर वार्षिक संयुक्त परमाणु बमवर्षक अभ्यास भी शुरू किया। ये अभ्यास हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के दौरान टोक्यो में क्वाड समिट के दौरान किए गए थे। वहीं जापान सरकार को अपनी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जापानी लोग यूक्रेन के मुद्दे पर अपनी सरकार के साथ है। लिहाजा अब जापान अपनी सैन्य क्षमताओं में बहुत अधिक निवेश करेगा और इस बात की जांच करेगा कि पड़ोसियों के बढ़ते शत्रुतापूर्ण समूह के खिलाफ कैसे जवाबी कार्रवाई की जाए। जापान के सिर पर ये एक बड़ा जोखिम था और अब इस जोखिम को काउंटर करने के लिए जापान ने एक साथ कई रणनीति पर काम करने का फैसला किया है, जिसमें चीन से लगती सीमा पर सैकड़ों मिसाइलों को भी तैनात किया जाएगा और जापान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करने का प्लान तैयार किया है, जो अभी तक कमजोर है। लिहाजा जापान की शक्ति बढ़ाना भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे चीन पर एक और तरह से प्रेशर आएगा और वो देश भारत का दोस्त और क्वाड का एक मजबूत पार्टनर है। तुर्की बना नाटो का सिरदर्द। एर्दोगन के इस कदम से फ्लॉप हो जाएगा अमेरिका का बड़ा प्लान। टेंशन में यूरोप।
दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से जंग जारी है। इस बीच तुर्की एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी उठाना चाहता है। इसको लेकर उसने अपनी बात मॉस्को तक पहुंचा दी है। इस बार तुर्की यूरोप के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ज़ैपोरिजिया के आसपास अहम भूमिका निभाना चाहता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 6 महीने से अधिक समय हो चुका है। इस जंग के कारण अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने पिछले 6 महीने में खुद की एक अलग छवि बनाने की कोशिश की है। मसलन वो रूस और यूक्रेन के बीच एक तटस्थ शक्ति के तौर पर मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ रहा है। इससे तुर्की को निर्यात से संबंधित सौदा करने की दिशा में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कीव पर मॉस्को के हमले के बाद से अब वर्तमान में तुर्की अपने बंदरगाह से यूक्रेनी अनाज के निर्यात का रास्ता तलाश रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति एर्दोगन ने बार बार कहा कि वो रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को लागू नहीं करेगा, जबकि तुर्की एकमात्र नाटो देश है जिसने रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद नहीं किया है और रूसियों को अपनी नकदी जमा करने के लिए तुर्की के बैठकों के साथ खाते खोलने की अनुमति दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध एक वरदान साबित होता दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति से इस परमाणु केंद्र के आसपास हो रहे हमलों को रुकवाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में मध्यस्थता निभाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें, इससे पहले इन दोनों देशों के बीच अनाज डील को करवाने में तुर्की की अहम भूमिका रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अनाज निर्यात को लेकर यूएन और राष्ट्रपति एर्दोगन ने ही बातचीत की थी। इसके बाद ही उन्होंने रूस से इस बारे में बातचीत की थी। आज इस डील के तहत 100 लाख टन से अधिक यूक्रेन का अनाज बाहरी दुनिया तक पहुंचाया जा चुका है। तुर्की के इस कदम से किसी को कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनके पास ईरान और जिहादी समूहों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का लंबा अनुभव रहा है। वहीं राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न अवसरों का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे तुर्की देश की बदहाली दूर करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के पास प्रतिबंधों को खत्म करने में महारत हासिल है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले भी राज्य के स्वामित्व वाले हॉल बैंक के मामले में लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रतिबंधित ईरानी फंड को अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया था। राष्ट्रपति एर्दोगन ने बार बार कहा कि वो रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को लागू नहीं करेंगे, जबकि तुर्की एकमात्र नाटो देश है जिसे रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद नहीं किया है।